सेबी कुछ तो नोटिफिकेशन निकाली थी सेबी ने, Yes. सो एग्जैक्टली वो क्या था? तो 8 नवंबर 2025 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेबी ने वार्निंग निकाली कि भैया ये जो आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये अनरेगुलेटेड है। कुछ हो गया तो सेबी के पास मत आइएगा। मतलब वो वाला मीम चलेगा, हमारी तरफ मत देखिए, हम इनसे अलग है, राइट? सेबी ने बोल दिया कि अनरेगुलेटेड है, हमारे पास तो नहीं आने का। ठीक है, बट फिर भी ये इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया इन्वेस्टर्स के बीच में? इंडिया में कोई भी चीज़ पॉपुलर करनी हो सस्ती कर दो है ना। 2 करोड़ के आसपास का डिजिटल गोल्ड था जो हैक कर लिया हैकर्स ने, अब इसको रिस्टोर कर दिया गया। बट आप ये सोचिए कि रिस्टोर ना हो तो आप कहाँ जाएंगे? गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो हमें कहाँ जाना चाहिए? सच बताऊं तो वॉर्स वगैरह के केस में सबसे ज़्यादा सेफ हो। तो जब मैं पहली बार गई तो ऐसे कि अरे दिवाली आने वाली है, दिवाली के बाद देख लेना 1,80,000 रुपये हो जाए, अभी ले लो सारा। भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा, अब लेना तो है ही है हमें तो भाई हो जाएगा, अब कुछ कर नहीं सकते। अब जाते हैं, अब देख लो अभी तो फिर भी नॉर्मल चल रहा है, इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो बट न्यू ईयर आने दो, जल्दी ले लो। भाई मेरे साथ क्या फोमो वाली गेम खेल रहे हो? अगर एक बार्बर से पूछोगे मुझे हेयर कट की जरूरत है क्या, तो बोलेगा बिल्कुल, चाहे वो आपका एक बाल काटे। तो चलो तो ये देख लीजिए ETF के रिटर्न्स जो है वो कितने आए हो, एक साल में 60%। अब इस पे चर्चा करनी है हमने कि अब हम इन्वेस्ट करें या ना करें। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इनका एक्सपेंस रेशियो 0.10 है, और यही कैच है जो आप लोगों ने मुझे बतानी है कि ये एक्सपेंस रेशियो कम होने के बाद भी मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ETF सस्ता पड़ता है। गोल्ड कहाँ से कहाँ गया है, तो अब आपका क्या ओपिनियन है, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है, तभी तो हमने लास्ट में रखा है आप लोगों के लिए। अब क्या करें, राइट? अब क्या करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें या ना करें? 2026 में आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है? अभी जो रैली आई है उसके बाद गोल्ड के प्राइसेस कहाँ जाने वाले हैं, और साथ साथ में डिजिटल गोल्ड के थ्रू इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें या ETF के थ्रू इन्वेस्ट करें, यही सारी बातें होने वाली हैं हमारे आज के डिस्कशन में। एंड आपसे बात कर रहा हूं, आप हमारे चैनल के एक मेंबर हैं, एक सब्सक्राइबर हैं, एक शेयर होल्डर हैं हमारे चैनल के, तो बने रहिए और पूरा इसको देखिए और हर उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए जो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। सब्सक्राइब मत करो, लेकिन पूरा एंड तक देखो अच्छे से, और कमेंट्स में आप जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं इसके बारे में, वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं और बातचीत करते हैं हम लोग आज की गोल्ड डिस्कशन पे। वृंदा जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम मज़े में, खूब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। दिल्ली में पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने एयर प्यूरीफायर लगा के जो है वो अपने आप को बचा लें। हाँ जी, राइट, सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, जो आपने स्टार्टिंग में बोला ना डिजिटल गोल्ड, ये डिजिटल गोल्ड है क्या? बहुत बढ़िया। सो जैसे हम लोग, अगर हमें गोल्ड चाहिए अपने पहनने के लिए या फिर हमें गोल्ड कॉइन्स चाहिए, तो हम सुनार की दुकान पे जाते हैं। आजकल तो ब्लिंकिट वगैरह पे भी हम फिजिकल गोल्ड जो ऑर्डर कर सकते हैं। राइट, तो अब ये समझ लीजिए कि डिजिटल गोल्ड इज़ गोल्ड विच इज़ नॉट फिजिकली अवेलेबल बट डिजिटली अवेलेबल। आप उसे डिजिटली बाय कर रहे हो, डिजिटली किसी ऐप के थ्रू बाय कर रहे हो, किसी वेबसाइट के थ्रू बाय कर रहे हो, और वो जो डिजिटल गोल्ड होता है इट इज़ बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड। आप ऐसा समझ लीजिए कि मैंने अगर किसी प्लेटफॉर्म पे 2 ग्राम डिजिटल गोल्ड खरीदा, बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वो प्लेटफॉर्म मुझे 2 ग्राम डिजिटल गोल्ड देगा और 2 ग्राम डिजिटल गोल्ड फिजिकल गोल्ड जो है मेरे लिए आराम से साइड में रख देगा। यानी जितना मैं डिजिटल गोल्ड खरीदूंगा, प्लेटफॉर्म उतना ही फिजिकल गोल्ड जो है मेंटेन करेगा, ऐसा कहा जाता है। अब वो होता है नहीं होता है उस पर आगे डिस्कशन करेंगे, बट सिंपली स्पीकिंग डिजिटल गोल्ड जो है वो इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है टू परचेज द गोल्ड डिजिटली, और उसी का इक्विवेलेंट फिजिकल गोल्ड फिर वॉल्ट में यानी कि तहखानों में जो है वो रख दिया जाता है कि भैया इतना जो है वो गोल्ड डिजिटली आज बिका है, तो इतना फिजिकल गोल्ड भी इसको बैक करने के लिए होना चाहिए। एंड आप चाहें तो उस डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, राइट? तो अगर आप अपने डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, उन प्लेटफॉर्म्स का डिफरेंट वेंडर्स के साथ एसोसिएशन है, जैसे कि MMTC एक करके कंपनी है, राइट? उनका एक प्लेटफॉर्म है, MMTC पैम्प बोलते हैं उसको। तो वहाँ से परचेज करेंगे तो आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट कराने जाएंगे तो गोल्ड में आपका डिजिटल गोल्ड फिजिकल गोल्ड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? गॉट इट। सो अभी रिसेंटली देखा गया कि बहुत ज़्यादा चर्चा में था डिजिटल गोल्ड। Yes. सेबी कुछ तो नोटिफिकेशन निकाली थी सेबी ने, Yes. सो एग्जैक्टली वो क्या था? हाँ, तो 8 नवंबर 2025 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेबी ने एक तरह का वार्निंग निकाली कि भैया ये जो आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये अनरेगुलेटेड है, राइट? यानी कुछ हो गया तो सेबी के पास मत आइएगा। मतलब वो वाला मीम चलेगा, हमारी तरफ मत देखिए, हम इनसे अलग है, राइट? सभी कहते हैं जी ये कम्प्लीटली एक अनरेगुलेटेड सेक्टर है, और आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सेबी बचाने नहीं आएगा। यानी कल को आपके पैसों कुछ हो गया तो सेबी बीच में नहीं आएगा। बट ऐसा क्यों, मतलब अनरेगुलेटेड क्यों है ये?
सेबी किसको रेगुलेट करता है? सिक्योरिटीज़ को, डेरिवेटिव्स को। अब ना ही ये सिक्योरिटी है और ना ही ये डेरिवेटिव है, तो इसलिए सेबी के पर्व्यू से जो है वो बाहर हो गया। जिनको नहीं पता, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है कि इट इज़ दी वॉच डॉग ऑफ द स्टॉक मार्केट, और इन्वेस्टर्स का दोस्त जो है वो बताया जाता है किसको? सेबी को। सो आपने ये तो बता दिया कि ये सेबी ने बोल दिया कि अनरेगुलेटेड है, हमारे पास तो नहीं आने का। ठीक है, ठीक है, बट फिर भी ये इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गया इन्वेस्टर्स के बीच में? इंडिया में कोई भी चीज़ पॉपुलर करनी हो सस्ती कर दो है ना। तो कोई भी चीज़ आप ऐसे 1 रुपए की, 10 रुपए की, 100 रुपए में बेचने लग जाओ, मतलब 1 रुपए 10 रुपए डिनोमिनेशन बेचने लग जाओ, तो बहुत ईजी हो जाता है। बेसिकली लो टिकट साइज में। आज आप गोल्ड कॉइन खरीदने जाओगे तो उसका एक प्राइस है, वो 1 ग्राम का है, आधे ग्राम का है, फिर उस पर 5% का कुछ लग जाता है और 3% का कुछ लग जाता है, मतलब GST और मेकिंग चार्जेस वगैरह लग जाते हैं। बट इसमें क्या है कि आप 10 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहते हो, आप 10 रुपये का खरीद लो। आप 100 रुपये का खरीदना चाहते हो, आप 100 रुपये का खरीद लो। और कन्वीनियंस, राइट, हाथ में आपके मोबाइल है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया आपके हाथ में। और रिलायंस का जब पहला फ़ोन आया था ना, तो उनका ना टैग लाइन थी कि कम ऑन इंडिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो अब वो आपके एक्चुअली में आप देखा जाए तो वर्ल्ड इज़ इन योर हैंड। इफ़ योर मोबाइल इज़ इन योर हैंड, द वर्ल्ड इज़ इन योर हैंड। वो बात अलग है, द वर्ल्ड इज़ इन मोबाइल ओनली, एंड वो आपके हाथ में, या आप मोबाइल के अंदर हैं, ये आपको नहीं समझ आ रहा है। बट माई पॉइंट इज़ कि कन्वीनियंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्मॉल डिनोमिनेशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके पॉपुलैरिटी के पीछे। सो आपने ये तो बता दिया कि ये डिजिटल गोल्ड वाली चीज़ अनरेगुलेटेड है, Right. तो इसके साथ अटैच्ड कुछ रिस्क भी होंगे, कुछ दिक्कतें होंगी, वो क्या क्या हैं? देखो, रिस्क है, तभी सभी ने वार्न भी किया, और हमने रिसेंटली ऐसा देखा भी। मैं ऐप्स का नाम नहीं लूँगा, बट कुछ लोगों का डिजिटल गोल्ड हैक हो गया था, राइट। क्योंकि डिजिटल है तो वो हैक हो सकता है, राइट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 1-2 करोड़ के आसपास का डिजिटल गोल्ड था जो हैक कर लिया हैकर्स ने। वापस वो रिस्टोर कर दिया गया, बट आप ये सोचिए कि रिस्टोर ना हो तो आप कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली। नीदर सेबी विल हेल्प नॉर RBI विल हेल्प। तो ये तो एक केस है, बट जो मुझे रिस्क नज़र आते हैं, आप प्लेटफॉर्म पे विश्वास कर रहे हैं, आप किस पे विश्वास कर रहे हैं कि एक्चुअल में फिजिकल गोल्ड उन्होंने लिया है उस अमाउंट का, जो अमाउंट का आपने डिजिटल गोल्ड लिया है। तो एक तो ये विश्वास पे आप काम कर रहे हैं, राइट। कल को बोले जी है ही नहीं, तो फिजिकल गोल्ड की हो सकता है बैकिंग ही ना हो, आपको टाइम पे पे आउट्स ना मिले, आप किसके पास जाएंगे? आपको आज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको टाइम पे पे आउट ना मिले, आप तुरंत सभी के पास जाएंगे। आप ट्विटर पे एक बार लिख दीजिए, हर ब्रोकर ये इंश्योर करता है भी टाइम पे आउट मिले। नहीं होगा तो भाई उसकी इज्जत पे बात आ जाएगी, इज्जत पे बात आ जाएगी, बिजनेस जाएगा, सभी अलग से जो है वो काम करने वाला है। यहाँ पे अगर आपको पे आउट नहीं मिला, आप किसके पास जाओगे? आप किसी के पास, आप कंपनी को ईमेल लिखते रहोगे, राइट। और एक बात और भी है, यू नेवर नो। मैं ये नहीं कह रहा कि सी, मैं आपको बता रहा हूँ रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, और रिस्क के बारे में मॉर्गन हाउसल क्या बोलते हैं, रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी। तो हम जो यहाँ बात कर रहे हैं ना, वो तो रिस्क है, इसके अलावा और क्या आएगा वो हमें फ्यूचर में पता चलने वाला है, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है पॉन्जी स्कीम चला रखी हो किसी प्लेटफॉर्म ने, किसी सी। आजकल ना लोगों का विश्वास जीतना बहुत आसान है, थोड़ा सा हाई रिटर्न्स की बात करो, लोग विश्वास करने लग जाते हैं, राइट। हम पे तभी तो लोग, हमारे पास तभी तो सब्सक्राइबर नहीं हो कि हम लो रिटर्न की बात कर रहे होते हैं। अगर हम भी बात करते 6% महीने की, तो बहुत इन्वेस्टर्स आते हैं, राइट। तो अब किसी ने हाई रिटर्न की बात शुरू करके गोल्ड का कोई पॉन्जी स्कीम बना दी कि भाई डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हो। और पॉन्जी स्कीम में क्या होता है कि पुराने वालों को तो पैसा मिलता जाता है, नए वालों को फंसता जाता है, पुराने वालों को मिलता जाता है, नए, और जिस दिन वो फिर बम फटता है, फिर दिखता है भाई साहब जो लोग उस समय अटके होंगे वो अटके रह जाएंगे। और इन सब में पता बार बार बात क्या है, आपके पास कोई लीगल रिकोर्स नहीं होगा। आप जाओ पुलिस थाने में कंप्लेंट करवाओ, आप कंपनी से लड़ाई करो, केसेस करो, कंपनी वाले भाग गए, क्या हुआ, क्योंकि सभी नहीं है, राइट। अब आपको सभी की वैल्यू पता चल रही होगी कि म्यूचुअल फंड और ETFs हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये स्टॉक्स हो गए, ये सब रेगुलेटेड है, तो कितना कॉन्फिडेंट हमें फील होता है कि कुछ भी होगा तो हम सभी को चिट्ठी लिखेंगे, सभी कुछ तो एक्शन लेगा, 100%। तो एक ये बात है। और प्लस एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, ये बात मैं सब अपने व्यूअर से भी बोलूँगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, प्राइस मिसमैच बहुत ज़्यादा है। आप एक प्लेटफॉर्म पे देखो कोई और प्राइस मिलेगा सेम टाइम पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखो कोई और प्राइस मिलेगा, तीसरे पे देखोगे कोई और मिलेगा, बीच में इनकी क्या कमीशंस हैं, क्या क्लैरिटी नहीं है, और प्राइस मिसमैच है। मतलब आप जिस प्लेटफॉर्म बेचने जा रहे होंगे, आपको अगर सस्ता ले रहे हैं उस दिन, तो आप क्या करोगे? एग्जैक्टली, राइट। सो ये एक चैलेंज है कि प्राइस मिसमैच है, स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग नहीं है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, राइट। फ्रॉड इंसिडेंट मैंने आपको बता ही दिया, अभी हुआ 1.9 करोड़ का। सोचिए जितने भी लोग होंगे कुछ समय के लिए तो वो हैरान हो गए होंगे ना, राइट। अराउंड 400 प्लस कस्टमर्स थे, 400 प्लस कस्टमर्स एकदम से हैरान हो गए होंगे, नहीं हो गए होंगे। सो ये एक बड़ी, ये रिस्क मैं बोलूँगा कि हर एसेट क्लास में हो सकते हैं, और हर एसेट क्लास में कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं, बट अगर रेगुलेटर होता है ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हो रहा होता है कि चलो कुछ हो गया तो भाई हमारे पास लोग हैं जो शायद हमारे लिए हेल्प करेंगे, इन्वेस्टर्स को ही हेल्प करने वाले हैं, राइट। यहाँ पे आपके पास लीगल रिकोर्स जो है
वो किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं होता है। 1% भी आपको कोई चांस नहीं है कि आप सभी को चिट्ठी लिखोगे और सभी आपको रिस्पॉन्ड करने वाला है। ओके, सो डिजिटल गोल्ड तो आपने बता दिया अनरेगुलेटेड है, तो अब सेबी द्वारा रेगुलेटेड कौन से हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो हमें कहाँ जाना चाहिए? वैसे मैं अपने ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, हमारी गोल्ड पे पहले भी एक वीडियो है, हम चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर देते हैं क्योंकि हम गोल्ड पे वीडियोस बनाते रहते हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर हमने गोल्ड सबसे बेस्ट मोड कौन सा वो भी शायद डिस्कस किया और टैक्सेशन वगैरह भी हमने डिस्कस की हुई है। सो सेबी के एक तो देखो गोल्ड खरीदने का तरीका क्या क्या है, यू कैन बाय फिजिकल गोल्ड, राइट। वो सबसे ज़्यादा सच बताऊँ तो वॉर्स वगैरह के केस में सबसे ज़्यादा सेफ वो है, राइट। उसमें काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, ये मुझे आलोक सर ने बताया था कि वो आपके पास है तो वो आपके पास है, बात खत्म, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, राइट। एंड फिजिकल गोल्ड में ये भी है कि थोड़ा स्टोरेज कॉस्ट वगैरह आती है और थोड़ा थेफ्ट वाला रिस्क रहता है। बट एक बड़ी अच्छी बात मुझे बताई, क्योंकि हम गोल्ड के म्यूचुअल फंड खरीदते हैं ये सोच के कि गोल्ड पे अगर हम दुकान से खरीदेंगे तो मेकिंग चार्जेस लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आप गोल्ड म्यूचुअल फंड पे भी तो एक्सपेंस रेशियो दे रहे होते हो, राइट। तो ये बात देखो क्या होता है, कभी कभी हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमें ना समझ तब आती है जब कोई दूसरा बंदा बता देता है। तो सर ने मुझे बात बताई थी कि ऐसे उसमें एक्सपेंस रेशियो भी आ जाता है। सो फिजिकल गोल्ड इज़ वन वे टू गो, राइट। उसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। देन जो सेबी रेगुलेटेड की बात करते हैं हम लोग, दैट इज गोल्ड ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। ये दो वो रास्ते हैं जिसमें आप जा सकते हो, और थ्रू द स्टॉक मार्केट रूट आप कह लो या थ्रू सेबी रूट आप कह लो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में, राइट। सो ETF वी ऑल नो क्या करता है। ETF में अगर ETF के यूनिट्स होते हैं, आप जैसे डीमैट में आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आप ETF यूनिट्स बाय कर सकते हैं, राइट। अगर मुझे आज गोल्ड बाय करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा अपने डीमैट अकाउंट में, वहाँ पे सर्च करूँगा और मैं लॉगिन करके जो है वो गोल्ड बाय कर लूँगा, राइट। वहाँ पे ETF लिखा होगा, फॉर एग्जांपल निपॉन इंडिया गोल्ड बीज करके हैं, मैं वो खरीद लूँगा और बहुत सस्ते आप खरीद सकते हैं। मतलब उसमें बहुत ही प्राइस भी ऐसा 200 रुपये 300 रुपये डिपेंडिंग अपॉन ETF कब लॉन्च हुआ था, तो उसके हिसाब से उसका प्राइस चल रहा होता है, तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अब इसमें भी कहानी वही है कि जब आप ETF खरीदते हैं तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 95% ऑफ द वैल्यू ऑफ ETF शुड बी बैक्ड बाय गोल्ड। यानी अगर 100 करोड़ का गोल्ड है उस कंपनी, उस AMC के ETF में, तो 95 करोड़ का उस पर फिजिकल गोल्ड होना चाहिए। अगर 100 करोड़ के ETF हैं तो 95 करोड़ का उसके पास क्या होना चाहिए, फिजिकल गोल्ड जो है वो होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ऑडिट आ जाता है, कस्टोडियन आ जाता है, सेबी आ जाती है। सो देयर आर पीपल हु आर गिविंग यू एश्योरेंस दैट येस दे आर फॉलोइंग द रूल्स, द ETF गाइज आर फॉलोइंग द रूल्स, राइट। तो ये वहाँ पे जो है वो आपको एक तरह से एश्योरेंस मिल जाती है, तो आप थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट जो है वो फील कर रहे होते हैं, राइट। सो अगर हमें गोल्ड में ETF के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो और क्या क्या चीज़ें आपको लगता है हमें ध्यान रखनी चाहिए और हमें पता होनी चाहिए जब हम ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं? सो नंबर 1 आपके पास एक डीमैट होना चाहिए। नंबर 2 बी प्रिपेयर्ड कि भाई डीमैट है तो आपके डीमैट के जो चार्जेस वगैरह होते हैं, अगर आप सिर्फ ETF के लिए डीमैट खुलवा रहे हैं तो डीमैट के जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। जब आप ट्रांजैक्ट करते हैं तो उसमें एक तो एक्सपेंस रेशियो भी होता है, अगर मैं ETF की बात करता हूँ उसमें एक्सपेंस रेशियो भी होता है। एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ कुछ आपके ब्रोकर आपके चार्जेस ले सकते हैं, ब्रोकरेज वगैरह हो सकती है, उस पर GST वगैरह आता है, राइट। कुछ ड्यूटीज सेस वगैरह जो भी गवर्नमेंट की फीस वगैरह वो सब चीज़ें आपको उस पर देनी पड़ेंगी, बात आपने ध्यान रखनी है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि बस आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया और ETF आपने खरीद लिया। सो कुछ चार्जेस है, लेकिन मैं ये भी बोल दूँ कि बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि दे विल नॉट बर्न अ होल इन योर पॉकेट, बट फिर भी चार्जेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें चार्जेस भी इन्वॉल्व जो है वो होते हैं, राइट। सो जो ETF से रिलेटेड आपने एक्सपेंस रेशो और चीज़ें बताई हैं, सो क्या वो प्रैक्टिकली आप दिखा भी पाओगे? डेफिनेटली मैं आपके साथ एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, राइट। और हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं एक बार ग्रो की वेबसाइट पे, और ग्रो की वेबसाइट पे जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं ETF के बारे में। मैंने पहले भी सर्च किया था तो वो यहाँ पे आ भी जाएगा। फॉर एग्जांपल निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज, ओके, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं जब यहाँ पे जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसका करंट प्राइस जो है वो क्या चल रहा है, 101.55। मैं आपको पूरा गो थ्रू करा देता हूँ, राइट। चलिए आपसे सबसे कमेंट में क्वेश्चन भी दे रहा हूँ कि बीज क्यों लिखते हैं, आपने ये बताना है हमें, ठीक है। बीज क्यों लिखते हैं हमें ये बताइएगा। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये ETF के रिटर्न्स जो है वो कितने आए हुए हैं, एक साल में 60%। अब इस पे चर्चा करनी है हमने कि अब हम इन्वेस्ट करें या ना करें। 3 ईयर में 30.8%, 5 ईयर CAGR आपको बता रखा है यहाँ पे, राइट। एंड अब आप यहाँ पे देखें अगर तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कितना है। तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.80 है, विच इज़ सब्सटैंशियल। मतलब इतना ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कम पे आपको मिल रहा है। अगर आप इक्विटी के ETF देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लिए सर्च करता हूँ निफ्टी
50 ETF, अगर निफ्टी 50 ETF देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये देख लेता हूँ ग्रो का निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी वाला ETF, एंड लेट्स सी क्या यहाँ पे हमें इनका एक्सपेंस रेशियो का अमाउंट जो बता रखा है या नहीं बता रखा है, एक बार हम इसको देख। अच्छा NFO था, तो अभी NFO में नहीं जाते हम लोग, NFO में नहीं जाते, दिस वॉज एन NFO राइट। अच्छा NFO ही खुल गया मेरे ख्याल से मुझसे, एक मिनट रुकेगा। निफ्टी 50 ETF लीजिए, सो निपॉन इंडिया के निफ्टी 50 ETF का अगर मैं आपको एक्सपेंस रेशियो दिखाऊं तो वो यहाँ पे आप देखिए कितना है इन कंपैरिजन टू दैट 0.04। और जब हम गोल्ड वाला देख रहे थे तो गोल्ड वाले पेज पे जरा वापस चलते हैं एक बार के लिए। गोल्ड वाले पेज पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है 0.80 राइट। तो ETF का अपना एक्सपेंस रेशियो है, खैर हम अब उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं तो बहुत दूर निकल जाएंगे। सो येस ETF इज़ वन ऑफ द वे। अनदर वे इज़ आपका कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें, बट उसमें कैच है बहुत बड़ी राइट। वो मैं चाहता हूँ कि सब लोग ढूंढें कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या कैच है एंड वाई ETF इज़ मच बेटर देन गोल्ड म्यूचुअल फंड राइट। ये होमवर्क है सबके लिए, ये आपने ढूंढना है कि वाई वी शुड प्रेफर ETF ओवर गोल्ड म्यूचुअल फंड। ओके, ढूंढिए इंटरनेट पे सर्च कीजिए, मज़ा आएगा। एंड एक बात मैं आपको बता दूं कि कैच है, बट फिर भी अगर आप एक बहुत सिंपल इन्वेस्टर हैं जिसको डीमैट अकाउंट की टेंशन नहीं चाहिए, वो भाई फिर भी गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो सी द चॉइस इज बिटवीन डिजिटल गोल्ड, ETF एंड म्यूचुअल फंड। ओके, फिजिकल गोल्ड को यहाँ पे मत लाइए, फिजिकल गोल्ड के पर्पस तरीके बहुत अलग हो सकते हैं। एंड अभी वृंदा आपने भी कुछ एक्सपीरियंस किया था फिजिकल गोल्ड के बारे में, तो क्या थॉट है जब आप गए थे अपना फिजिकल गोल्ड लेके और आपको नया गोल्ड लेना था, वो भी प्लीज बताइए। सो बेसिकली होता क्या है कि हम गोल्ड को स्टोर करने के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो आई थिंक द बेस्ट वे फिजिकल गोल्ड में अगर आपको करना है तो बेस्ट वे इज कॉइन ले लिया जाए। ठीक है। अब हमारे पास था क्या, इन्वेस्टमेंट के लिए कॉइन इज द बेस्ट। ठीक है, बट अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है सो उसमें ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मतलब जो कि मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी। तो जब भी हमारी कोई ज्वेलरी बनती है तो कहीं ना कहीं वो स्टिच होता है, अब मतलब वो डिज़ाइन बनाने के लिए कहीं तो एग्जैक्टली, तो वो जो स्टिच है, अगर आपका गोल्ड 22 कैरेट बोल के की ज्वेलरी जनरली 22 कैरेट होती है, बट एक और चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा है ना, अभी 18 कैरेट में आने लग गई, 14 कैरेट में, इवन अब तनिष्क वाले बोल रहे थे 9 कैरेट की अभी ज्वेलरी मिल जाया करेगी। लगेगी वो देखने में वैसी लगेगी 24 कैरेट जैसी, बस प्योरिटी 24 में तो ज्वेलरी आती नहीं, 22 में आती है। यस, तो वो 9 में भी आ जाएगी। एक्सपीरियंस कम है इसमें। मेरे को भी चीज़ें अभी पता चल रही है ना, क्योंकि अभी जस्ट हमने उस वृंदा शादी की शॉपिंग कर रही है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ब्रदर की शॉपिंग। अरे थोड़ा सस्पेंस रहने दे, हाँ जी प्लीज। तो वो जो स्टिच होता है बेसिकली, तो उसमें क्या किया जाता है, 22 कैरेट को आप मतलब 22 कैरेट बोल के आपको बेचा गया है, बट वो स्टिच हो सकता है 14 कैरेट का था। राइट, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हेरा फेरी होती है। तो जब आप पुराना गोल्ड मेल्ट करवाते हो, आपका ओवरऑल कैरेट गिर जाता है, जो कि आपको प्राइस फिर कम मिलता है। बेसिकली स्टिच हो सकता है उन्होंने 9 कैरेट से लगाया हो, ज्वेलरी आपको 22 कैरेट बोल के बेची है, जब उसे मेल्ट करवाएंगे तो 9 कैरेट, जो मैं बिल्कुल, अच्छा यार भाई मैं ज्वेलर नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं गोल्ड का, मैं समझ पा रहा हूँ कि प्योरिटी गिर जाएगी बेसिकली, तो फिर आपको वो रीसेल के टाइम पे वो भी एक चीज़ चुभेगी 100%। तो ये भी आपने फिजिकल गोल्ड में ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे ना कह रहा हूँ फिजिकल गोल्ड एक कम्प्लीटली डिफरेंट वे है। अभी हम इलेक्ट्रॉनिकली गोल्ड जो बाय कर रहे हैं, डिजिटल हो गया, एक ETF हो गया, एक म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका ETF इज़ दी बेस्ट वे टू गो राइट। और म्यूचुअल फंड में क्या प्रॉब्लम है वो आप हमें बताने वाले हैं। चलिए मैं आपको एक गोल्ड फंड का भी जो है वो पेज ओपन करके दिखा देता हूँ राइट। तो हम ग्रो की वेबसाइट पे ही हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको हमने SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान यहाँ पे जो है वो दिखाया है। ओके, अब अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे तो आप बड़े खुश हो जाएंगे कि इन्होंने भी बड़े अच्छे रिटर्न्स जो है वो निकाल के दिए हैं राइट। मेनली इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड के अंदर है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इनका एक्सपेंस रेशियो 0.10 है, और यही कैच है जो आप लोगों ने मुझे बतानी है कि ये एक्सपेंस रेशियो कम होने के बाद भी मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ETF सस्ता पड़ता है। तो इसके बारे में आपने ज़रूर ये सोच के जो है बताना है कि भाई ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क हो गया कि भाई आपने बताना है कि एक्सपेंस रेशियो गोल्ड म्यूचुअल फंड का इतना कम है, फिर भी जो है ETF को क्यों प्रेफरेंस मिलती है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन गोल्ड थ्रू रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स। सो अभी ये जब आप पेजेस दिखा रहे थे सारे ग्रो की वेबसाइट पे जाके, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आई थी, ये 60% देख के ना अभी भी लोगों को लग रहा होगा कि आगे भी सेम होने वाला है। ये अभी हमने पहले ही देखा है कि गोल्ड कहाँ से कहाँ गया है। तो अब आपका क्या ओपिनियन है, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है, तभी तो हमने लास्ट में रखा है आप लोगों के लिए। अब क्या करें राइट, अब क्या करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें या ना करें। सो
मैं आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताता हूँ इस पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं एक बार ये वेबसाइट हटा देता हूँ और हम दोनों बात करते हैं। पहली बात, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है, राइट? शायद मोमेंटम इन्वेस्टर्स मुझसे लड़ें, लेकिन मेरे हिसाब से एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर कोई एसेट क्लास बहुत ज़्यादा हीट अप हुई है अभी रिसेंटली, बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, तो अब उसका समय चला गया है। अब वो काफ़ी समय तक हो सकता है कि म्यूटेड रिटर्न्स दे या नेगेटिव रिटर्न्स दे। एक रूल तो ये है। अच्छा, ये कोई गारंटी नहीं है कि गोल्ड अभी इतने ऊपर चला गया तो इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, अब वो नीचे आ जाएगा, नेगेटिव रिटर्न देगा। मैं आपको ये हिस्ट्री बता रहा हूँ कि कोई, आप इवन सेक्टर्स में भी देखें तो सेक्टर्स में, मार्केट में सेक्टर्स कैसे काम करते हैं। कभी तो भाई सेक्टर जो बहुत ऊपर निकल जाएगा, राइट, फिर वो कुछ साल तक चुपचाप आपको कोई रिटर्न नहीं देगा, नेगेटिव रिटर्न देगा। रियल स्टेट देख लीजिए, डिफेंस देख लीजिए, रेलवेज देख लीजिए, ठीक है, इन सेक्टर्स में IT देख लीजिए, सबका साइकिल आता है, राइट, बूम एंड बर्स्ट की सबकी साइकिल आती है। अच्छा, तो अभी गोल्ड ने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिए, तो एक जो बेसिक प्रिंसिपल बोलता है वो ये कि अब हमें नियर फ्यूचर में ऐसे रिटर्न्स तो एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भाई ऐसे रिटर्न्स आएंगे या नहीं आएंगे, बट आपको ऐसे रिटर्न्स अब एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। A B। दूसरी बात वृंदा, मैं क्या बोलता हूँ कि आप को ना हमेशा लाइफ में जब भी आप पर्सनल फाइनेंस में आएंगे और बोलेंगे मुझे क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, मेरी आपसे सबसे पहला सवाल होगा, आपने गोल्स बनाए हैं अपने? आपके गोल्स बनते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्लान बनता है, और उस प्लान में आप डिसाइड करते हैं कि मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए A म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, B म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, US में इतना एक्सपोजर रखूंगा, गोल्ड में इतना एक्सपोजर रखूंगा, राइट। अब क्या आपके पास वो गोल्स हैं, वो प्लान्स हैं? अगर उस प्लान में गोल्ड था, मान लीजिए आपने अपना एक प्लान बनाया था जिसमें आपने 10% एलोकेशन गोल्ड को दे रखी थी, राइट, नो प्रॉब्लम, चलते रहिए। आप वो 10% SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे थे, या फिजिकल गोल्ड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे थे, करते रहिए, बस डिजिटल गोल्ड के थ्रू मत जाइए। राइट। अगर वो प्लान में नहीं था और आप सिर्फ इसलिए जंप कर रहे हैं कि भाई अब तो गोल्ड भाग गया, मैं भी ले लेता हूँ, तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गोल्ड म्यूचुअल फंड में SIPs अभी शुरू हुई होंगी, ट्रू, पीक पे, बिल्कुल। राइट? और ये लोग अगर रिटर्न नहीं मिला 2 साल बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर बोलेंगे गोल्ड एज एसेट क्लास बहुत बेकार है, राइट। एक्चुअली सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फोमो भी क्रिएट किया जाता है। मतलब जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो मैं भी रिसेंटली बहुत बारी तनिष्क गई टू बाय द ज्वेलरी। अब वहाँ पे ना जब भी हम जाते थे एंड वी स्टार्टेड बाइंग, आई थिंक अक्टूबर स्टार्टिंग में, ओके, राइट। तो जब मैं पहली बार गई तो ऐसे कि अरे दिवाली आने वाली है, दिवाली के बाद देख लेना 1,80,000 रुपये हो जाए, अभी ले लो सारा। भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा, अब लेना तो है ही है हमें तो भाई हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं सकते। अब जाते हैं, अब देख लो, अभी तो फिर भी नॉर्मल चल रहा है, इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो बट न्यू ईयर आने दो, तो जल्दी ले लो। भाई मेरे साथ क्या फोमो वाली गेम खेल रहे हो? एक बार से पूछोगे मुझे हेयर कट की ज़रूरत है क्या, तो बोलेगा बिल्कुल, चाहे वो आपका एक बाल काटे, लेकिन बोलेगा हाँ जी। सो ये बात है फॉर श्योर। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको कि रैली तो हो चुकी है, रैली के बाद यू नेवर नो कि क्या होगा। जनरल रूल ये बोलता है कि म्यूटी या नेगेटिव रिटर्न्स आ सकते हैं, बट श्योरिटी कुछ नहीं है। आपके प्लान में अगर गोल्ड का एलोकेशन था तो प्लीज़ अपने प्लान को फॉलो कीजिए। हाँ, आप रीबैलेंसिंग करना चाहें तो कर सकते थे, राइट, कि अगर आपका गोल्ड का एक्सपोजर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ दी राइज इन दी प्राइजेस, तो आप उससे से निकाल के पैसा अपने बाकी एसेट क्लास की तरफ शिफ्ट कर सकते थे। इस समय क्या नहीं करना है, मेरा फेवरेट अप्रोच के क्या नहीं करना है, वन इज लमसम इन्वेस्टमेंट इस समय ना करें, फोमो में इन्वेस्ट ना करें, आपका जो गोल्ड का बजट है, यानी कि जो गोल्ड का आपका एलोकेशन है, उसको फॉलो करें, दैट्स इट, ओके, राइट। एंड बार बार मैं बोलता रहूँगा, गोल को अचीव करने के लिए प्लान, और उसमें गोल्ड का रोल, ये तीनों चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इससे चिपक के रहें, एसेट एलोकेशन थोड़ी बहुत फॉलो करें, यू आर गुड टू गो। बट एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो इस वीडियो का मेन सार था, वो सार ये है कि भैया रेगुलेटेड तरीके, जो रेगुलेटेड रास्ते हैं, उन्हीं रेगुलेटेड रास्तों से इन्वेस्ट करें, राइट, रादर देन आप किसी भी रास्ते पे निकल पड़े और फिर उस रास्ते पे जाके आगे भाई आपका ही पैसा खो जाए। सी, इन्वेस्टिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, हमने लास्ट वीडियो प्रिंसिपल्स पे डाला था, तो क्या है प्रिंसिपल, भाई डाउन साइड प्रोटेक्ट करो हमेशा, रिटर्न्स मत ऑप्टिमाइज करो, डाउन साइड प्रोटेक्ट करो। तो आपने भी यही देखना है कि आप बस फोमो में पढ़ के ये मत सोचिए कि भाई मैं अनरेगुलेटेड तरीके से खरीद लेता हूँ, डिजिटल गोल्ड खरीदता हूँ, ये खरीद लेता हूँ, नहीं, जो रेगुलेटेड वेज है उसी से जाइए, राइट। सर्टेनिटी होगी,
पैसा खोने के चांसेस कम होंगे, आपके पास एक लीगल रिकोर्स होगा। और ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। राइट। सो जो आपने पहले बीच में चीज़ बोली ना कि प्लान के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें करें, गोल डिसाइड करें, प्लान बनाएं और फिर उस पर स्टिक करें। बट आई थिंक यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब जैसे ये रैली वाला टाइम दिखता है तो सब उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा थॉट है, सब उल्टा क्यों चलना शुरू कर देते हैं? वो है ना कि दोस्त, अब हम ऐसा होता है ना, क्या बोलते हैं, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। राइट। तो बात यही है कि हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमने जोड़ रखी है दूसरों के रिटर्न से, कंपैरिजन में। यस, कंपैरिजन। हाँ। अपने गोल्स के हिसाब से हमने जोड़ ही नहीं रखा। राइट बेंचमार्क इज योर गोल, राइट, मैं बोलूँगा राइट स्टोन टू टाई योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज विद योर गोल्स। बट आपने क्या कर दिया, आपने कहा अरे उसने ज़्यादा कमा लिया तो मैं भी ज़्यादा कमाने की कोशिश करता हूँ, वो गड़बड़ हो जाती है। एंड क्यों बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, क्यों आपको बोला जाता है कि आप अपने बारे में, अपने मनी को एज अ टूल यूज़ कीजिए टू लिव अ बेटर लाइफ, क्यों बोला जाता है कि अपने पर्सनल फाइनेंसेस को अपने हिसाब से डिज़ाइन कीजिए अपना फाइनेंशियल प्लान? क्यों नहीं हम एक ही प्लान बना के सबको पकड़ा देते हैं? क्यों नहीं पकड़ा देते? क्योंकि भाई हर कोई अलग है, हर किसी का लाइफ स्टाइल, रिस्क एपेटाइट, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट जो है वो होती हैं। राइट। सो काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। आई थिंक मैं क्विकली एक बार जो है वो समराइज़ कर देता हूँ सबके लिए कि क्या क्या आपको हमने बताया अभी। नंबर 1, डिजिटल गोल्ड। आप समझ लीजिए कि एक ई गोल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड है। गोल्ड को बाय करने का तरीका है, जब आप लोग डिजिटल गोल्ड बाय करते हैं तो आपके पास जो है फिजिकल गोल्ड भी उसके ही जितना फिजिकल गोल्ड आपके नाम पे लेके रख दिया जाता है, जिसको और अपने ई गोल्ड को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल गोल्ड के अंदर भी। अनरेगुलेटेड है, सेबी ने भी वार्निंग भी दी है 8 नवंबर 2025 को कि अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो अगर कुछ होता है तो आपके पास लीगल रिकोर्स कोई नहीं है। और अनरेगुलेटेड इसलिए है क्योंकि ना ही ये सिक्योरिटी है, ना ही ये डेरिवेटिव है, इसलिए ये कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है। कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है वो आपके पास नहीं बचता है। ओके, साथ साथ में अपने एक बात ध्यान रखनी है कि आपके पास रिस्क क्या क्या है अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों का वो फिजिकल गोल्ड खरीद ही ना रहे हो, राइट, इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, हो सकता है कोई पॉन्जी स्कीम चल रही हो सकता है आपको टाइम पे पे आउट ना मिले। चौथा, प्राइस मिसमैच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल गोल्ड को लेके। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सेम टाइम पे डिफरेंट प्राइजेस देखेंगे, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है प्राइजेस की, जैसे कि आप स्टॉक्स में देखते हैं एक स्टैंडर्डाइजेशन होती है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, सेबी रेगुलेटेड तरीके से ही गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, वो भी तब जब आपके फाइनेंशियल प्लान में वो सूट करता है, राइट। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएं, ETF के थ्रू जाएं। हमने ETF और म्यूचुअल फंड के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया। हमारी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है गोल्ड के ऊपर, उसमें भी एक बड़ी वीडियो है और भी आने वाले समय वीडियोज़ आएंगी, उसको देखिए। और साथ में याद रखिए कि अब 2026 में आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है नहीं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, जनरल रूल बोलता है कि एक एसेट क्लास अभी बहुत तेज़ अगर भागी है तो आने वाले समय में म्यूटेड या नेगेटिव रिटर्न दे सकती है, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। यहाँ से गोल्ड बहुत ऊपर भी जा सकता है, म्यूटेड भी रह सकता है, नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है। आपको संयम बरतना है, लमसम फॉर्मेट में इस समय इन्वेस्ट नहीं करना है, स्टैगर्ड फॉर्म में जाइए, आपके गोल प्लान और उस प्लान के अंदर गोल्ड का रोल देखिए और फिर आप लोग जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, राइट। आई थिंक ये एक अच्छी खासी मैंने समरी आपके लिए बना दी है। आई होप वृंदा हमने हमारे पास जो थॉट्स थे वो हमने शेयर कर लिए हैं, बिल्कुल। चलिए विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।